नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अजीत पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में बेंगलुरु में 0 एफआईआर दर्ज हुई। बड़ी खबर इस वक्त की, भतीजे रोहित पवार ने एफआईआर दर्ज कराने को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। मामले में भतीजे साजिश का आरोप लगाया है। भतीजे ने, बता दें आपको, मुंबई पुलिस के इनकार पर कर्नाटक पहुंचे रोहित पवार। बड़ी खबर इस वक्त की, बेंगलुरु पुलिस ने मुंबई डीजी को एफआईआर भेजी। 28 जनवरी को अजीत पवार की मौत हुई थी और अजीत पवार की मौत हुई थी प्लेन क्रैश में। और उसके बाद ये बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां बेंगलुरु पुलिस ने मुंबई डीजी को एफआईआर भेजी है। उनके भतीजे ने ये बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत के मामले में बेंगलुरु में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर उनके भतीजे और एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार की शिकायत पर दर्ज हुई है। उन्होंने हादसे को आपराधिक साजिश बताया है। उन्होंने एफआईआर में 5 मुख्य आरोप लगाए हैं। रोहित ने कहा कि उन्होंने मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन, बारामती पुलिस और महाराष्ट्र सीआईडी से संपर्क किया, लेकिन कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने 23 मार्च को बेंगलुरु में 0 पर एफआईआर दर्ज कराई। वहीं जहां अपराध हुआ है उसे छोड़कर देश के किसी भी थाने में उस अपराध की एफआईआर दर्ज कराई जाती है, तब उसे 0 एफआईआर कहते हैं और इससे फिर संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कर्नाटक पुलिस ने केस दर्ज कर इसे महाराष्ट्र पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई थी और रोहित पवार ने वीएसआर एविएशन कंपनी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2023 में नया विमान खरीदने का टेंडर रद्द हो गया था। अगर नया विमान खरीदा गया होता तो यह हादसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। फिलहाल इसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है और फिलहाल उनके भतीजे रोहित पवार ने एफआईआर दर्ज कराई है और साथ ही अब उन्होंने शक भी जताया है और आरोप भी लगाया है। मामले में उनके भतीजे ने ये गंभीर आरोप लगाया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं मुरारी का। मुरारी, देखिए, अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हुई थी और उसके बाद उनके भतीजे ने ये मुद्दा उठाया और उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि अब ये उन्होंने ही आरोप लगाया है कि कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी है? बिल्कुल, अजित पवार के निधन के बाद से ही रोहित पवार जो है कई गंभीर आरोप लगा रहे थे। मुंबई की मरीन ड्राइव से लेकर बारामती पुलिस स्टेशन का उन्होंने घेराव किया था और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। रोहित पवार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्र लिखा केंद्र सरकार को, लेकिन उस पर भी कोई रिपोर्ट नहीं आई और अब तक की जो रिपोर्ट आई है उससे हम संतुष्ट नहीं है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र से सटे बेंगलुरु में जाकर के उन्होंने 0-0 गिनेटिव पर एफआईआर दर्ज कराई है। इसका मतलब यह है कि अगर आप जिस इलाके में घटना घटी है, अगर आपका एफआईआर वहां नहीं होता है तो आप अदर स्टेट, अदर पुलिस थाने में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और पुलिस उस एफआईआर को 0-0 के तहत उस पुलिस थाने में भेज सकती है। तो अजीत पवार प्लेन क्रैश में एक बड़ा मोड़ कह सकते हैं कि आया है। रोहित पवार ने जिस तरीके से एफआईआर कराई है और मुंबई पुलिस कमिश्नर को एफआईआर की कॉपी आई है, देखना यह होगा कि एफआईआर में क्या कुछ स्टेटमेंट रोहित पवार ने दिया है और पुलिस ने क्या कुछ स्टेटमेंट दर्ज किया है। हालांकि इस एफआईआर के बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत भी गर्मा गई है। जी देखिए, अब इसको लेकर अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सच में एक हादसा था या फिर साजिश? मुरारी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से अब ये मामला उठ रहा है और लगातार इस मामले में कार्रवाई की भी मांग की जा रही है उनके परिजनों की तरफ से, अजीत पवार के भतीजे ने भी अब ये गंभीर आरोप लगाया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सच में कोई हादसा था या फिर कोई बड़ी साजिश? देखिए, तो कह पाना जल्दबाजी होगा और काफी मुश्किल भी होगा, क्योंकि
कि अभी तक केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार इस मामले में कोई सफाई नहीं दे पाई है। जांच एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही थी उस काम से जो है कि रोहित पवार संतुष्ट नहीं थे। अब ऐसे में एफआईआर दर्ज हुई है, मुंबई पुलिस को ट्रांसफर हुआ है। देखना होगा कि इस मामले में किस तरीके की जांच होती है और ये जांच की आंच किन किन लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि नई प्लेन खरीदने से लेकर के उसे उड़ाने से लेकर के एक्स्ट्रा फ्यूल रखने से लेकर ऐसे 7 से 8 गंभीर आरोप जो है वो रोहित पवार की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि जांच में अभी तक कोई चीज साफ नहीं हो पाई है। महज इसे एक हादसा बताया गया है महाराष्ट्र सरकार और जांच एजेंसियों की तरफ से। लेकिन रोहित पवार जो है वो शुरू से ही चाचा अजीत पवार के निधन को, प्लेन क्रैश को एक साजिश बता रहे हैं और उसी के तहत उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। देखना होगा कि इसमें जब जांच होती है तो बारामती से लेकर के मरीन ड्राइव पुलिस की भूमिका क्या होती है और सबसे बड़ी बात कि इसमें किन किन लोगों से पूछताछ होती है। क्या उस प्लेन कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ होती है या फिर जो ऑपरेटर थे उनके परिवार से पूछताछ होती है, या जो पूरा शेड्यूल जाने आने का बना था जिसने प्लेन को बुकिंग की थी। तमाम चीजें हैं, देखना होगा कि तो एफआईआर 00 का हुआ है और इसमें जब जांच होती है तो जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अजीत पवार के निधन के बाद भले ही सुनेत्रा पवार जो उनकी पत्नी है, पार्थ पवार जो उनके बेटे हैं, जय पवार जो अजीत पवार के बेटे हैं, भले ही एक खामोश हो, महाराष्ट्र की राजनीति और सत्ता के साथ चल रहे हो, लेकिन जो उनके भतीजे हैं रोहित पवार जो शरद पवार के काफी करीबी माने जाते हैं, वो लगातार अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर सस्पेंस बना रहे हैं। देखिए, इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि 0 एफआईआर है और ये दर्ज होने के बाद जांच की दिशा क्या बदल जाएगी और इसका क्या प्रोसेस है, ये भी जरा बताएं। देखिए, 00 एफआईआर सबसे पहले मैं बताऊं कि किसी भी शिकायत पर किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार होता है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच अधिकारी उस पूरे मामले की गंभीरता को देखता है और जिस इलाके में घटना घटित होती है उस इलाके के पुलिस स्टेशन को एफआईआर ट्रांसफर किया जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद चाहे वो कोई भी पुलिस स्टेशन हो, चाहे कोई भी राज्य हो, वो कोर्ट के समक्ष उस एफआईआर से रिलेटेड दस्तावेज देने होते हैं। अब ऐसे में बेंगलुरु में जिस तरीके से एफआईआर हुई है, उस एफआईआर किस दस्तावेज पर, किस बयान पर, किस सबूत पर दर्ज किए हैं, उसी आधार पर 00 ट्रांसफर होकर के या मुंबई की मरीन ड्राइव से मामला देखा जाएगा या महाराष्ट्र के बारामती से जहां पूरा प्लेन हादसा हुआ था वहां से देखा जाएगा और उसके बाद वो रिपोर्ट भी उसी पुलिस स्टेशन में भेजी जाएगी जहां पर एफआईआर दर्ज की गई थी। जी बिल्कुल मुरारी, अब देखना होगा कि आखिर क्यों नहीं अब तक एफआईआर दर्ज हुआ था और जिस तरह से लगातार रोहित पवार आरोप लगा रहे हैं उसके बाद अब ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या ये हादसा था या कोई बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। हालांकि अब जांच के बाद ही ये पता चलेगा और इस पर जो भी खुलासा होगा वो हमें जानकारी मिलेगी। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। करोल बाग में डबल डेकर बस पलट गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। झंडेवाला मंदिर के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बड़ी खबर इस वक्त की करोल बाग से बड़ी खबर सामने आ रही है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली के करोल बाग से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में स्थित झंडेवाला मंदिर के पास देर रात एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि कई यात्री घायल हो गए। वहीं यह दुर्घटना करोल बाग के हनुमान मंदिर चौक के पास की बताई जा रही है। आधी रात को बस पलटने से यह बड़ा हादसा हुआ है और सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। साथ ही राहत बचाव कार्य भी शुरू किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बंगाल चुनाव से पहले बड़ा सियासी फैसला। बंगाल चुनाव से पहले